Hello friend, good to see you again. Now We'll discuss the second and the last part of your first chapter history books, The Rise of Nationalism in Europe. And look at the overview first, then go to the lesson. फर्स्ट पॉइंट में हम क्या देखेंगे, द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830 एंड 48। उसमें क्या क्या हुआ था, ग्रीस कैसे डूब गया था, ग्रीक में इकोनॉमिक हार्डशिप कैसे दिखाई दिया था, उसमें कौन कौन हेल्प किया था ग्रीक को कौन कौन अटैक किया था, ये सब देखेंगे। द एज ऑफ रिवोल्यूशन 19 कौन सा पीरियड में हुआ था? 1830 एंड 48 में हुआ था। वो क्यों हुआ था? क्योंकि ग्रीस था सबसे बड़ा कारण। ग्रीस को सब ऑटोमन एम्पायर में था, ये सब अटैक करने लगे थे, तो इसलिए हुआ था। देन क्या देखेंगे हम? द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली मेकिंग देखेंगे एंड जर्मनी का मेकिंग देखेंगे। उसी टाइम जर्मनी का कौन थे? ऑटोमन बिस्मार्क थे। इटली का कौन थे? गारिबाल्डी थे। मेकिंग हुआ था 1871 में। इटली का मेकिंग हुआ था 1861 में। ये सब देखेंगे। और क्या देखेंगे हम? विजुअलाइजिंग द नेशंस को विजुअल नेशंस को ऐसे देखेंगे जो वंस ऑफ टाइप ऑफ एलिगोरी माध्यम से। एलिगोरी मीन्स क्या है हम बाद में डिस्कशन करेंगे। वन टाइप ऑफ सिंबल टू डिफाइन द नेशन and define the symbols and define the language of the nations to prove that the nation is greater than the other. देन क्या देखेंगे? नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म। नेशनलिज्म क्या है एंड नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म का बीच हम क्या देखेंगे? डिफरेंस देखेंगे। ये सब डिस्कशन करेंगे। देन फर्स्ट क्या देखेंगे? एक यूरोपियन मैप देखेंगे एंड यूरोप मैप में हम समझेंगे उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या नहीं हुआ था। देन लेट्स गो टू द यूरोप। ये मैप में माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ कि अभी क्या आएगा? रशिया का बात आएगा, और क्या आएगा? तुर्की का बात आएगा, जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल इसके बाद में आएगा। लेकिन महाभारत स्टार्ट कहाँ हुआ था? फ्रांस में हुआ था। तो तुम्हें ये पूरा यूरोपियन का मैप याद रखना है। तो पोलैंड का किस आएगा? क्योंकि पोलैंड जो हमारा ये जो ग्रीस था, ग्रीस में अटैक करने के लिए ये पोलैंड आए थे। एंड रशियन का लैंग्वेज ये स्प्रेड हुआ था, इसके बारे में देखेंगे। कॉन्स्टेंटिनोपल क्या हुआ था, कौन भाग लिए थे, ये सब देखेंगे। देन अभी क्या देखेंगे? द एज ऑफ रिवोल्यूशन 1830-48। उसमें क्या क्या हुआ था ये देखेंगे। क्या देखेंगे कि हमारा उसमें सबसे बड़ा जो रिवोल्यूशन हुआ था ये एज में ही हुआ था। टोटल हिस्ट्री में जितना हुआ था नेशनलिज्म रिलेटेड टॉपिक पर लेकर, तो इस पीरियड में ही हुआ था। देखो क्या हुआ था कि ग्रीस हमारा जो था, ग्रीस में इंडिपेंडेंट पाने के लिए और ग्रीक लोग क्या करने लगे? रेवोल्यूशन करने लगे। ग्रीक को सपोर्ट कौन कौन किए थे? आर्टिसन किए थे। और क्या कौन किए थे? ऑर्डिनरी पीपल किए थे। और क्या जो खुद ग्रीक का लैंग्वेज बोलने वाला ये सब लोग जो थे वो किए थे। तो ये क्यों किए थे? क्योंकि ग्रीक ऑटोमन एम्पायर का अंदर में था, तो ऑटोमन से निकलने के लिए ये सब इंडिपेंडेंट चाह रहा था। कौन? ग्रीक। तो उसके बारे में देन क्या देखेंगे? द ग्रीक लिविंग इन एग्जाइल एंड ऑल्सो फ्रॉम द मेनी वेस्टर्न यूरोपियन। जो वेस्ट यूरोपियन था, ईस्टर्न का यूरोपियन का वेस्ट पार्ट, आसपास इंग्लैंड, रशिया, जर्मनी, आसपास कौन था? इंग्लैंड था, जर्मनी था, फ्रांस था। ये सब जो था, ये सब में क्या हुआ? ये सब जो ग्रुप बना गया था, ये ग्रुप में निकल गया कौन? ग्रीक। लास्ट में क्या हुआ? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। तुर्की में एक प्लेस है कॉन्स्टेंटिनोपल। उसी टाइम ऑटोमन एम्पायर विथ ग्रीक का बीच क्या हुआ था? एक ट्रीटी हुआ था। ये ट्रीटी में ग्रीक को क्या मिल गया था? इंडिपेंडेंट मिल गया था। कब? 1832। कैसे? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल के बाद। देन क्या देखेंगे? रोमांटिक इमेजिनेशन और नेशनल फीलिंग। अभी क्या आया? देखो रोमांटिसिज्म का एंट्री हो गया। रोमांटिसिज्म क्या चाहते थे कि लैंग्वेज एंड आर्ट्स म्यूजिक के द्वारा वो हर कोई कंट्री में खुद का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए चाह रहे थे। इस वजह से क्या हुआ? रोमांटिसिज्म का एंट्री हो गया। लेकिन वो किसी को हेल्प नहीं कर रहे थे आर्ट्स एंड रिलीजन में। देन द नेशनल फीलिंग वेर केप्ट अलाइव थ्रू म्यूजिक एंड लैंग्वेजेस। दैट मीन्स नेशनल लैंग्वेज उनका कैसे लाइव होकर रह पाएगा? म्यूजिक एंड लैंग्वेज का द्वारा। लेकिन उसी टाइम में प्रॉब्लम क्या हुआ था? देखो द रशियन लैंग्वेज वाज इम्पोज्ड एवरीवेयर। लेकिन रशियन मोस्ट पावरफुल कंट्रीज था उसी टाइम। यूरोपियन का वेस्ट पार्ट का जो रशियन है वो वन ऑफ द पावरफुल
था एंड खुद का लैंग्वेज को इम्पोज करने के लिए वो हर रोज चाह रहा था। उसके बाद क्या हुआ, देखो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हो गया था वो प्रॉब्लम हो गया था हंगर एंड हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवोल्ट। दैट मीन्स हंगर आ गया था ग्रीक में, हार्डशिप इकोनॉमिक हार्डशिप भी दिखाई दिया था एंड पॉपुलर रिवोल्ट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि ग्रीक को अटैक कौन कौन कर रहे थे? पोलैंड एंड रसिया। क्यों? क्योंकि खुद का लैंग्वेज लेकर आए थे एंड रोमांटिसिज्म स्प्रेड करने के लिए अलग कंट्री में, तो ये सब ग्रीक को आ गए थे। उस वजह से क्या हुआ, देखो पॉपुलेशन ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज होते गया। पॉपुलेशन जब ग्रीक में इंक्रीज होते गया, क्यों इंक्रीज होते गया? क्योंकि रसिया ये सब जो आ गए थे ग्रीक में रहने के लिए, खुद का लैंग्वेज को लेकर खुद का इम्पोर्टेंस दिखाने के लिए जब आ गए थे, उसी टाइम पॉपुलेशन का फास्ट इंक्रीज हो गया था। पॉपुलेशन जब इंक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा प्रॉब्लम, देखो मोस्ट ऑफ द पीपल लॉस्ट देयर जॉब्स, ज़्यादा से ज़्यादा पीपल जॉब को खो देंगे। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिखाई दिया? फूड शॉर्टेज दिखाई दिया। इंक्रीज हो गया था, ऑब्वियसली क्या होगा, जितना प्रोडक्शन हो रहा था उसका प्रोडक्शन होगा, लेकिन जितना डिमांड था पॉपुलेशन का, पीपल का जितना डिमांड था वो ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से क्या हो जाएगा? फूड शॉर्टेज दिखाई देगा। देन क्या होगा? इंक्रीज इन प्राइस, प्राइस का इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि फूड शॉर्टेज दिखाई देगा। फूड शॉर्टेज का बाद जब सब लोग डिमांड करेंगे देन ऑब्वियसली क्या होगा? प्राइस ऑफ फूड का प्राइस क्या हो जाएगा? वहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इस वजह से क्या करेंगे, जो लोग मिलकर, ग्रीक का लोग आसपास मिलकर क्या करेंगे? एक रिपब्लिक डिमांड करेंगे। हमारा रोमांटिसिज्म, नेशनलिज्म ये नहीं चाहिए, हमारा क्या चाहिए? खुद का अधिकार चाहिए, लाइफ टू लाइफ चाहिए। देन क्या हुआ, देखो रिवोल्ट के बाद क्या है, नेशनल असेंबली जो थे वो रिपब्लिक डिमांड कर दिए थे। लेकिन जो नेशनल जो इलेक्शन दे रहे थे वो ओनली कौन दे रहे थे? सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स एबव 21। दैट मीन्स 21 प्लस एज जो मेल को होगा वो ओनली क्या करेंगे? वोट दे पाएंगे। और उसमें क्या हुआ, जो हर कोई रिपब्लिक मिल गया तो अभी क्या हो जाएगा, तो पीपल्स का पावर आ जाएगा। तो उसी लिए क्या होगा, तो सबको राइट अधिकार मिल जाएगा सबको। तो अधिकार जब मिल जाएगा क्या होगा, ये जो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई दे रहा था, फूड शॉर्टेज दिखाई दे रहा था, वो ज़्यादा से ज़्यादा कवर हो पाएगा। देन ये सब प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉर्ट आउट सब हो जाएगा। लास्ट में क्या होगा, जो 1848 में लिबरल्स का थोड़ा सा एंट्री हो जाएगा। वो क्या करेंगे कि मेन एंड वोमेन ऑफ द लिबरल मिडिल क्लासेस कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म विद नेशनल यूनिफिकेशन। वो क्या करेंगे? हमारा यूनिफिकेशन चाहिए। हर कोई कंट्री जो हमारा कंट्री का अंदर है वो कंट्री बाहर जाएंगे और हमारा कंट्री एक रिपब्लिक बोला जाएगा, हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक हो जाएगा। जितना सब ये प्रॉब्लम दिखाई दे रहा था वो प्रॉब्लम हमारा सॉर्ट आउट हो पाएगा और हमारा कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री नाम हो जाएगा। देन क्या हुआ, देखो देन क्या हो जाएगा हमारा? मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। अभी आ जाएगा किसी किसी के बारे में, इटली एंड जर्मनी के बारे में। याद रखो जर्मनी का मेकिंग कब हुआ था? 1871 में। इटली का मेकिंग कब हुआ था? 1861 में हुआ था। देन क्या आ गया, देखो जर्मनी का ऑटोमन बिस्मार्क, द सोल ऑफ जर्मनी। अभी क्या होगा? जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा। कैसे होगा कि कौन करेंगे वो द सोल ऑफ जर्मनी वाज नोन एज ऑटो वन बिस्मार्क। ऑटो वन बिस्मार्क थे जो फर्स्ट प्रोसिया में जन्म लिए थे, लेकिन फर्स्ट वो सोच रहे थे कि अभी क्या होगा, जर्मनी यूनिफिकेशन होना चाहिए। इसलिए वो क्या बनाए थे? यंग जर्मनी बनाए थे। तो बाद में जाकर जर्मनी का मेकिंग हो जाएगा, यूनिफिकेशन हो जाएगा। कब होगा? 1871 में। बाद गया देन क्या आया? इटली का यूनिफिकेशन। इटली उसी टाइम क्या था? एक 7 स्टेट में बंटा हुआ था। दैट मीन्स इटली के आसपास छोटा छोटा 7 स्टेट्स था। तो ये
तो ये 7 स्टेट इंडिपेंडेंट ला रहे थे, तो इसलिए क्या हुआ, जोसेफ मैज़ीनी जो आए थे वो क्या बनाए थे, यंग इटली बनाए थे। एंड उनको भी बुलाया था कि सोल ऑफ द इटली, क्योंकि जो इटली का यूनिफिकेशन के लिए जो सोच रहे थे, फर्स्ट जो सोच आया था वो किसी का आया था, जोसेफ मैज़ीनी का आया था, इसलिए वो बनाया था यंग इटली। देन उसके बाद कौन आए थे, जोसेफ गैरिबाल्डी। ये यंग इटली जो बनाए थे वो सब ऑर्डिनरी पीपल को लेकर बनाए थे, लेकिन जोसेफ गैरिबाल्डी जो थे वो कौन थे, कमांडर थे, जो सब आर्मी को लेकर इकट्ठा करके वो क्या बनाए थे, वो क्या सोच रहे थे कि हमारा इटली एक यूनिफिकेशन होना चाहिए। तो इसलिए जोसेफ गैरिबाल्डी को क्या बुलाता है, सोर्ड ऑफ इटली। दैट मीन्स सोर्ड का बाद में जाकर सोर्ड क्या हो जाएगा, रेडीनेस का सिंबल हो जाएगा। अली क्या होगा, वन टाइप ऑफ सिंबल ऑफ रेडीनेस का सिंबल, वन टाइप ऑफ सिंबल ऑफ रेडीनेस। देन उसी टाइम सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले कौन कर रहे थे, एक थे माओ काफोर। काफोर कौन थे, और कोई कंट्री में लास्ट जो इंडिपेंडेंट मिल गया था 1861 में इटली को, तो उसी टाइम कौन थे, काफोर थे। तो ये सब को लेकर जितना ऑर्डिनरी पीपल थे, जितना मिलिटरी थे, ये सब को लेकर जो यूनिफिकेशन इटली का ड्रीम फुलफिल किए थे वो कौन थे, माउंट काफोर। देन बाद में क्या हुआ, अमुएल कांत उसमें क्या हो गए थे। देन क्या होगा, देखो इटली वाज नाइदर ए रिवोल्यूशनरी नॉर ए डेमोक्रेटिक। उसी टाइम बीच में रह जाएगा कौन, इटली। इटली में रिवोल्यूशनरी नहीं आएगा कि डेमोक्रेटिक नहीं आएगा। स्ट्रेंथ केस ऑफ ब्रिटेन के बारे में देखेंगे। ब्रिटेन में क्या हुआ था, 1707 एक्ट एक लागू हुआ था। उसी टाइम क्या हुआ था, जो ग्रेट ब्रिटेन भी छोटा छोटा कंट्री था। कौन सा कंट्री कि ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड था, उसको लेकर हमारा क्या हुआ, यूनाइटेड किंगडम फर्स्ट हुआ। तो कैसे हुआ, द मॉडल ऑफ द नेशन और द नेशन स्टेट्स। दैट मीन्स कुछ स्टेट्स को लेकर जो हमारा नेशन होता है उसको बुलाता है नेशन स्टेट्स। तो हमारा उसी टाइम दो स्टेट्स, छोटा छोटा स्टेट्स था, वो था क्या क्या, ब्रिटेन विथ स्कॉटलैंड। तो ये दोनों कंट्री में, तो ये एक्ट के दौरान क्या हो गया, ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड मर्ज हो गया, हमारा क्या हो गया, यूके। देन बाद में जाकर क्या हो गया, आयरलैंड ब्रिटेन एंड स्कॉटलैंड के साथ मिल गया, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, ग्रेट ब्रिटेन। याद रखो, ब्रिटेन प्लस स्कॉटलैंड क्या है, यूके। ब्रिटेन स्कॉटलैंड प्लस आयरलैंड क्या है, ग्रेट ब्रिटेन। देन क्या होगा, हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन, हमारा सोच कैसा है नेशन एज ए नेशन, ये देखना पड़ेगा। तो उसी टाइम फास्ट क्या होगा, तुम्हें एलिगोरी का मीनिंग पता होना चाहिए। एलिगोरी मीनिंग क्या है, स्टोरी, प्ले, पिक्चर्स एटसेट्रा इन व्हिच each character or events is a symbol representing an idea or a quality such as a truth, evil, death, the use of such symbols. That means एलिगोरी का मीनिंग क्या है, को कैसे डिफाइन करेंगे, वो एक सिंबल माध्यम से डिफाइन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट को वो एक सिंबल माध्यम से डिफाइन करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ट्रूथ का सिंबल, एविल्स का सिंबल, डेथ का सिंबल हिसाब से वो एक नेशन में जाकर वो क्या करेंगे, इंट्रोड्यूस कर देंगे। सपोज हमारा भारत माता, ये पिक्चर दिखाई दे रहा है, ये भारत माता क्या है, क्या एलिगोरी है। दैट मीन्स ये पिक्चर में तुम्हें पता चल जाता है ये क्या है, इंडिया का एक सिंबल से व्हिच डिफाइन ऑफ ए पर्टिकुलर नेशन नोन एज भारत और इंडिया। इसलिए क्या हो जाएगा, हमारा विजुअलाइजिंग द नेशन सोच हमारा कैसा है, ऐसे सिंबल यूज होता है नेशन को डिफाइन करने के लिए। तो ये देखो, ये विजुअलाइजिंग द नेशन में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है सिंबल को याद रखना है तुम्हें। सिंबल एग्जाम में आ सकता है तुम्हारा शॉर्ट क्वेश्चंस। देखो ये दिया गया है, देखा जा सकता है, ये दिया गया है ब्रोकन चेन का मीनिंग क्या है, फ्रीडम, लिबर्टी। जिसको लिबर्टी मिल गया है, जिसको फ्रीडम मिल गया है, वो क्या है,
वो क्या है, ब्रोकन चेन। ये देखो, ये जो स्वॉर्ड दिखाई दे रहा है वो द रेडीनेस का सिंबल है। दैट मीन्स रेडीनेस टू वार और टू रिवोल्ट के लिए क्या क्या यूज होता है, सोर्स। देखो जो ये वाला जो हमारा ओलिव ब्रांच यूज हो रहा है, वो ओलिव ब्रांच जो यूज हो रहा है वो किसके यूज के लिए, ये जो दिखाई दे रहा है सिंबल्स, ईगल्स का सिंबल्स, ये किसके लिए यूज करा जा रहा है, ये स्ट्रेंथ के लिए। ये जो दिखाई दे रहा है तुम्हारा बैकग्राउंड में जो दिखाई दे रहा है राइजिंग सन, ये किसी के लिए यूज करा जा रहा है, द राइज ऑफ न्यू एरा। देन ये जो फ्लैग दिखाई दे रहा है ये किसके लिए यूज करा जा रहा है, वो नेशनल फ्लैग, वो कब बनाया गया था, 1848 में बनाया गया था। आज ए नेशनल फ्लैग यूज करा जा रहा है, वो कहाँ पर, हर कोई जो यहाँ पर यूज करा जा रहा था वो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में हर कोई चीज़ यूज ज़्यादा से ज़्यादा करा जा रहा था। तो इसको थोड़ा डिटेल्स में देख लेंगे। व्हाइल इट वाज इजी इनफ टू रिप्रेजेंट ए रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैच्यू, दैट मीन्स मैं जो भारत माता का पिक्चर दिखाया था कि ये इजी हो गया था एक नेशंस को डिफाइन करने के लिए, एक पिक्चर्स को डिफाइन करने के लिए एक सिंबल चाहिए, तो ये सिंबल जाकर यूज होगा। एंड वो क्या था, इनफ था एक रूलर्स को दिखाने के लिए। रूलर्स क्या करेंगे, रूलर्स का स्टैचू बना देंगे। एंड जर्मानिया पिक्चर में जर्मानिया एक सिंबल से, जर्मनी सिंबल से दिखा देंगे। देन ये किसी को डिफाइन कर रहा है, वो किसी को डिफाइन कर रहा है, वो जर्मनी को डिफाइन कर रहा है। ये सब हो रहा था। देन क्या हुआ, इन अदर वर्ड्स दे रिप्रेजेंटेड ए कंट्री एज इफ इट वाज यूपन। लेकिन ये करते गए कि ये क्या हुआ, ये सिंबल्स भी एक पर्सन्स भी हो सकता है। लाइक तुम्हारा भारत माता, ये भारत माता क्या है, एक सिंबल्स है, ये स्टैच्यू है। इसको देखकर तुम्हें पता चल जाएगा वो कौन है, भारत माता। ये तो बाद में जर्मनी का है, वो इटाली का है, ये सब है। देन अभी क्या होगा, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म के बीच डिफरेंस क्या होगा। डिफरेंस क्या है, इंपीरियलिज्म का मीनिंग याद रखो। इंपीरियलिज्म मीन्स द पॉलिसी ऑफ यूजिंग आर्मी और अदर पर्सन बाय एनेक्सिंग द पोर्शंस ऑफ अदर कंट्रीज इज नोन एज इंपीरियलिज्म। दैट मीन्स क्या करेंगे, एक ही कंट्री को अदर कंट्रीज नेशनलिज्म थॉट लेकर जाएंगे एंड बाहर कंट्री का पोर्शंस वो कवर करके जाएंगे, वो क्या हो जाएगा, इंपीरियलिज्म। उसी टाइम क्या हुआ था, तो क्वार्टर ऑफ 19th सेंचुरी नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन इट्स आइडियलिस्टिक। तो नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट जो था वो चेंज हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, बाद में जाकर इंपीरियलिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। बल्कन एरियाज बिकेम एन एरा ऑफ इंटेंस कॉन्फ्लिक्ट। द बल्कन एरिया जो था, यूगोस्लोवेकिया, हंगेरी, बुल्गारिया, ऑस्ट्रेलिया, सार्डिनिया, ये सब जो कंट्रीज था, ये सब कंट्री को हर कोई, रसिया, जर्मनी, फ्रांस, ये ब्रिटेन, ये सब कंट्री जाएंगे वहाँ पर अनेक्स करेंगे एंड खुद कंट्री को थोड़ा सा पोर्शन लेकर चल जाएंगे। तो वो तो बल्कन, तो ये क्या है, हमारा बल्कन एरिया है। तो अलग अलग जो कंट्री जो आएंगे, जो इंपीरियलिज्म स्टार्ट कर देंगे, इस वजह से क्या होगा, वहाँ पर रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा, कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाएगा। उस वजह से देन क्या होगा, बट द आइडियाज दैट सोसाइटी शुड नॉट ऑर्गेनाइज्ड बट नेशन स्टेट केम टू बी एक्सेप्टेड एज द यूनिवर्सल। बाद में क्या होगा, जो स्टेट्स को वो जाएंगे, जो कंट्री को जब वो जाकर जाएंगे, खुद कंट्री का लोग क्या करेंगे, डिमांड करेंगे कि हमको क्या कर दो, किसी के पास नहीं जाना है, हमको एक इंडिपेंडेंट कंट्री कर दो, और ना हमारा रिपब्लिक ला दो, हमको दे दो, एंड हमारा कंट्री क्या हो जाएगा, यूनिफिकेशन हो जाएगा। इस वजह से नेशन स्टेट्स हमारा कंट्री एक हो जाएगा। This is all about your first chapter, The Rise of Nationalism in Europe. Thank you.